नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अरे रेशम, कभी कभी अपने मायके भी आ जाया करो, हम भी तुम्हारे हैं और तुम्हारा जन्म देने वाले माँ बाप हैं। ऐसा नहीं है चाची जी, मैं आती तो रहती हूँ। कितने महीने हो गए हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता का कैसे ध्यान रखती है, कुछ पता तुम्हें भी तो चले। ऐसा क्या हो गया चाची जी? पिंकी काफ़ी समझदार है। हाँ, ऐसी समझदार से तो हमारी अनपढ़ गंवार बहुएं भली है। आजकल तुम्हारी भाभी की समझदारी और मीठी आवाज़ तो पूरा मोहल्ला सुन रहा है। कभी फुर्सत मिले तो अपने बूढ़े माँ बाप का हाल चाल लेने के लिए घर आ जाना। कहकर चाची जी वहाँ से चली गई। यह चाची जी की चिंता थी या चाची जी का जलन, मैं समझ नहीं पाई। चाची जी जिस तरह से बोल रही थी वह उनका स्वभाव नहीं, क्योंकि वह काफ़ी मिलनसार है। माँ की अच्छी सहेली है, मोहल्ले के परपंचों से दूर रहती है। मॉल में अचानक से वह मुझे मिल गई, क्योंकि आज कॉलेज में छुट्टी है। तो मैं प्रिंस से बोली कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। देवर के बेटे का बर्थडे भी 2 दिन बाद है, तो उसके लिए गिफ्ट भी ले लूँगी। ऐसा सोचकर मैं मॉल आई। अब दिल में थोड़ी सी शंका होने लगी, मैं भी तो देखूं। मेरी प्यारी भाभी जो इतना मीठा बोलती है, मेरे घर जाने पर हमेशा मेरे स्वागत के लिए खड़ी रहती है। आखिर चाची जी ने उसके बारे में ऐसा क्यों बोला? आज उन दोनों के ऑफिस की भी छुट्टी होगी। सोचा क्यों ना अचानक से घर में जाकर देखूं, बिना किसी सूचना के। ऐसा सोचकर मैं स्कूटी ली और चल दी। अभी स्कूटी ठीक से खड़ी भी नहीं कर पाई कि मेरी प्यारी भाभी जो मीठा बोलती है, उसकी चिल्लाती हुई आवाज़ बहुत अच्छी तरह से बाहर तक सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में खड़े होकर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आखिर माजरा क्या है? फिर मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर चुपचाप चली गई। अंदर जाकर देखा तो माँ रसोई में खड़ी है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पास में बड़ा भाई गोद में अपने बेटे को लिए खड़ा है। मैं कोने में खड़ी होकर सारी स्थिति को समझने की कोशिश करने लगी। पिंकी ज़ोर ज़ोर से माँ और पिताजी पर चिल्ला रही है, मेरा बेटा कैसे गिर गया? आखिर आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? इतना खाते हो लेकिन कोई काम ध्यान से नहीं कर सकते हो, अंधे हो क्या? भगवान ने मेरे ही पल्लू में इन लोगों को बांध दिया। न मरते हैं और ना ही कहीं जाते हैं। मैं क्या करूं तुम लोगों का? माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा बच्चे हैं, खेलते कूदते गिर जाते हैं। मैं उसके लिए दूध लेने रसोई में आई तो वह मेरे पीछे आने के लिए पलंग से उतरा तो गिर पड़ा। बच्चे खेलते कूदते गिरते पड़ते रहते हैं, ऐसे ही पलते हैं। भाभी ने चिल्लाकर कहा, चुप कर बुढ़िया, एक तो मेरा बच्चा गिरा दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। अपनी गलती मानने की जगह बहस कर रही है। बाबूजी चुपचाप एक कोने में खड़े हुए हैं। बोले, बेटा इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? हमारे बच्चे भी खेलते खेलते गिर जाते थे। बच्चे गिर जाते हैं तो तू क्यों नहीं गिर गया? तू तो कभी नहीं गिरता बूढ़ा। सारा दिन टीवी देखना और मन भर खाना, कोई काम तो करना नहीं है। आखिरी बार तुम लोगों से कह रही हूँ, ध्यान से काम किया करो, नहीं तो फिर। मेरे छोटे भाई की तरफ मुड़ी और बोली, तुमसे कहा था आज मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए करा कर लाया। छोटे भाई ने कहा, हाँ भाभी। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पीयूष उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज़ निकालने की? ज़्यादा बोले तो समझ लेना, तुम लोगों की भलाई इसी में है। चुप रहो, नहीं तो तुम सबका क्या हाल करूँगी, इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। पिंकी ने धमकाते हुए कहा। फिर माँ से बोली, शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है, उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए बोला था, बनाया? माँ ने धीरे से कहा, बेटा आज चिंटू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुबह से उसकी देखभाल में लगी हुई हूँ तो मेरे दिमाग से उतर गया।
अचानक से भाभी गुस्से में माँ की ओर बढ़ी। वह माँ को धक्का देने को हुई कि मैं ज़ोर से चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? क्यों इतना शोर शराबा मचा रखा है? सब स्तब्ध रह गए। तभी भाभी आगे बढ़ी और बोली, अरे दीदी, आप अचानक फ़ोन कर देती, मैं कुछ अच्छा सा लंच बना कर रखती। माँ मेरी ओर बढ़ी और बोली, बेटा तुम आज घर आ रही हो, तुमने बताया नहीं। मैंने गुस्से में कहा, क्या तैयारी करनी है आप सबको? पिंकी तुम किस तरह से माँ से बात कर रही थी? तुम्हारे माँ पिताजी से यही सिखाया है, यही संस्कार है तुम्हारे, अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा, पूछ लो माँ पिताजी से। भाभी मक्कारी से माँ की ओर देखते हुए बोली, झूठ मत बोलो पिंकी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या सुन लिया आपने? वह अपने रंग में आ गई। थक गई हूँ मैं सारा दिन इन सब की सेवा करते करते। ऑफिस में काम करूँ, घर में काम करूँ, सबकी फरमाइश पूरी करूँ, मन मार कर रहना पड़ रहा है मुझे। यहाँ जिस दिन से आई हूँ बस काम काम, थक गई हूँ मैं। वैसे कौन सी महान सेवा करती हैं आप? खाना माँ बनाती है, चिंटू की सेवा देखभाल बाबूजी करते हैं, पवन घर का सारा सामान लाता है, आप तो ऑफिस से आकर खाना खाकर सीधा आराम करती हैं। वैसे आपको हमारे घर के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। वह गुस्से में बोली, मेरे माता पिता हैं और उनके सुख दुख की चिंता मुझे तुमसे ज़्यादा है, तो फिर अपने घर ले जाइए ना। यह उनके घर है, तुम्हारा नहीं। याद रखिए आप लड़की हैं, ज़्यादा मत बोलिए। वह हाथ नचाते हुए बोली, इसमें लड़की और लड़के से क्या मतलब? मेरे माता पिता ने कभी लड़के और लड़की में अंतर नहीं किया। फिर तो आपको उनकी देखभाल करना चाहिए शौक़ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे माता पिता से ऐसा व्यवहार करो? वह सारे काम करे और सारे अधिकार आपका। क्या चाहती हो तुम? बंटवारा चाहती हो? हाँ मैं बंटवारा चाहती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ। अलग होने का शौक़ है तो जाओ अलग हो जाओ, किसने रोका है? उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। भाभी गुस्से में मेरी ओर देखते हुए बोली, बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करिए रेशम दीदी, आपकी माँ बाप, आपके भाई और आप पर भी दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर सबको अंदर ना करवा दिया तो देखना फिर कितना मज़ा आता है। मेरे दूर के चाचा जी पुलिस में हैं और मेरी सहेली वकील है, सबको मज़ा ना सिखा दिया तो मेरा नाम पिंकी नहीं। आप एक काम करो, फ़ोन करो, कौन अंदर जाएगा अभी पता चल जाएगा। अपने बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करती है आप, आज सबको पता चल जाना चाहिए। यह कहकर मैंने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो उसको व्हाट्सएप किया और उसको इशारा करके कहा, उससे पहले अपना व्हाट्सएप को चेक कर। तुम्हारे तो दूर के चाचा पुलिस में हैं, मेरे तो देवर ही पुलिस वाला है और मेरे जेठ जी वकील हैं और आईजी मेरी दोस्त है। और यह मैसेज मैं सारी समाज सेवा संस्थाओं में भेज रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार तुम देख लो कि क्या है इस वीडियो में। देखते ही उसके होश उड़ गए। मैं यहाँ आने के बाद भी अपना मोबाइल ऑन रखा था जब वह माँ को धक्का देने वाली थी, और अभी तक की उसकी सारी करतूत सब कुछ। अब बोलिए कौन जेल जाने की तैयारी करेगा? वैसे भी पुलिस आने वाली है। मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करके पुलिस को पहले ही सब व्हाट्सएप कर दिया है। भाई जो अभी तक मौन खड़ा था, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, अचानक से मेरे पैरों पर गिर गया। दीदी माफ़ कर दो, चिंटू का जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो पहले ही हो चुका है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे का जीवन भी बर्बाद हो जाए। भाई अभी तक यही सोचकर सब मौन है। मैंने कहा, पवन ने कहा, यह हम सबको बहुत धमकी देती है, ठीक मेरा जीवन बर्बाद कर देगी। मम्मी पापा को रोज़ रोज़ क्या क्या सुनना पड़ता है, तो क्या तुम लोग एक बार बता नहीं सकते थे मुझे घर में क्या चल रहा है? सारे मोहल्ले वालों को पता है, एक मैं ही अनजान हूँ। मैंने गुस्से में कहा, मैं क्या करता दीदी, पिताजी हर बार यही कहते थे, शांत रहो सब ठीक हो जाएगा। फिर आप भी तो इतना बिजी रहती हो, आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे,
लेकिन बुढ़ापे में यह सब सहन करना क्या अच्छा लगता है। एक औरत मेरी माँ पर हाथ उठाने जा रही है। पिताजी, आप कब तक शांत रहेंगे? तभी मैं धीरे से बोली, रेशम, शांत हो जाओ। तुम्हें पता है न बेटा, तुम्हारे पिताजी का नेचर कितना शांत है। उन्हें घर की क्लेश की बातें अच्छी नहीं लगती है। घर में शांति रहे, इसीलिए मैं सब कुछ सहन कर रही थी। मैंने भाई की तरफ इशारा करके कहा, एक शर्त पर, पहले पेपर में कुछ लिख रही हूँ, तुम दोनों साइन करो और निकलो। ऊपर के कमरे में रहो, पीछे के रास्ते से निकलो। कुछ भी उल्टा सीधा करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। कहकर मैं उन दोनों से एक पेपर पर साइन करवाया और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरे पास यह व्हाट्सएप हमेशा रहेगा। भाभी कुटिलता से मेरी ओर देखते हुए बोली, अच्छी हूँ, जब घर का खर्चा नहीं चलेगा और रोटी के लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी पवन तो कुछ करता नहीं है। यह घर माँ बाबूजी ने बनाया है, यह उनका घर है। इस पर इलाके में स्थित इस शानदार घर में कहाँ से तुम इस कंजर को लेकर आ गए? मैंने भाई की ओर इशारा करके कहा, शादी से पहले नहीं देखे थे। इसके संस्कार कैसे हैं? तुम दोनों यहाँ से निकलो, हमारी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगी और अपना बच्चा भी लेते हुए जाओ। माँ बाबूजी तुम्हारे नौकर नौकरानी नहीं हैं कि आप तो ठाठ से ऑफिस जाए, अम्मा बाबूजी पीछे से तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। इतना ही प्रेम बच्चों से है तो उसकी जिम्मेदारी भी लो। अगर कुछ हो गया तो इन पर इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वह भी बूढ़े हो रहे हैं। कहकर मैं उन दोनों को दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। और एक बात, इस घर में रहना है तो किराया भी देना होगा। माँ बाबूजी ने यह घर बहुत मेहनत से बनाया है, किसी का एक पैसा नहीं लगा है, समझे आप लोग? पवन से मैंने कहा, एग्रीमेंट के जो पेपर पड़े हुए हैं उठा कर लाओ। अभी थोड़े दिन पहले ही ऊपर के कमरे खाली हुए हैं, इस पर आप साइन करिए। वैसे भी नीचे के सारा सामान तो आपका ऊपर जा ही चुका है। यह एग्रीमेंट साइन करो और निकलो यहाँ से। उनके जाते ही माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब घर खर्च कैसे चलेगा? इतना बड़ा घर है, राशन पानी बिजली और भी खर्च है। फिर मेरी बीमारी और बाबूजी की भी दवाइयाँ कैसे मैनेज हो पाएगा? घर कैसे चलेगा? मम्मी पापा की पेंशन तो आती है। हाँ बेटा, लेकिन बस सब तो बीमारी दवा दारू में ही ख़त्म हो जाता है। यह बुढ़ापा बहुत ही बुरी चीज़ होती है। कोई बात नहीं, मैं आपके अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपये देती रहूँगी जब तक पवन काम करने लायक नहीं हो जाता। लेकिन बेटा, यह कौन गारंटी देता है कि पवन की बहू भी पिंकी जैसी नहीं होगी? अब तो हम छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। आप चिंता मत करिए पापा, तुमसे पैसा लूँगी ना बाबा ना। किसी ज़माने में जी रही हो। माँ अच्छा चाय बनाओ, फिर वह सोचते हैं, मैंने माँ से कहा। पवन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, बाबूजी की पेंशन है और फिर मैं हर महीने 8 से 10,000 रुपये कमा ही लेता हूँ। और अब यह लोग घर का किराया देंगे ना? मैंने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा सोचते हो, वह कुछ नहीं देंगे। वह लोग ऊपर रहने लगे, बस यही काफ़ी है। तुम लोग शांति से रहो, क्योंकि कुछ लोग कभी भी सीधे नहीं होते, वह हमेशा जलेबी की तरह टेढ़ी ही रहते हैं। पिताजी थोड़े चिंतित नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, आप चिंता मत करिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ मैं आपके अकाउंट में खर्च डालते रहूँगी, लेकिन वह दोनों लोग मुझे खर्चा लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पवन अभी MSc कर रहा है, उसे आगे की पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट चाहिए है। पिताजी चाहते हैं अपनी पेंशन का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाई के लिए बचता रहे। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ न कुछ करती हूँ। कहकर मैं बाहर आने लगी। माँ ने कहा, कुछ खा कर तो जा, ऐसे भूखे जा रही है। नहीं माँ, मैं खाना खा कर घर से निकली थी। आप तो हमेशा बस चिंता ही करती रहती हो। चाय नाश्ता कर लिया है ना? माँ, अब थोड़ी चिंता कम करो। अभी तो हमें पवन के भविष्य के लिए चिंता है। एक बार उसका करियर बन जाए,
फिर वह चाहे जैसे रहे। वाह रे माँ, एक झंझट से निकली नहीं हो और पवन की चिंता पहले सताने लगी। चलो मैं अब निकलती हूँ। अभी स्कूटी स्टार्ट करने ही जा रही थी, सामने के घर में रहने वाली प्रिया भाभी आते हुए दिखाई दी। हाय भाभी, कैसी हो? अरे रेशम, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। मैं बहुत अच्छी हूँ भाभी। आज छुट्टी है क्या? जल्दी घर आ गए? नहीं, छुट्टी लेकर आई हूँ। क्या तबीयत ठीक नहीं है? वैसे भी आज शनिवार है। नहीं, तबीयत भी ठीक है। बच्चों की केयर टेकर ने अचानक से जॉब छोड़ दिया, बिना किसी नोटिस के। बॉस आज अलग से गुस्सा कर रहे हैं। शाम को मेरी एक बोर्ड मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है मेरी प्रमोशन के लिए। यह प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करूं, बच्चों को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती। भाभी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी सैलरी मिलती है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, तभी भाभी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। अरे बाप रे, सारे मुसीबत एक ही दिन में आनी है। क्या हुआ भाभी? बच्चों के मैथ और अंग्रेजी के ट्यूशन भी आज छुट्टी पर चले गए। उनके परिवार वालों ने उनकी शादी पक्की कर दी, तो उन्हें गांव जाना पड़ रहा है। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, क्या करें? भाभी ने सिर पकड़ लिया। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, आप अपने ट्यूशन टीचर और केयर टेकर को कितना देती हैं? 15,000 केयर टेकर को और ट्यूशन टीचर को 10,000 देती हूँ। वह एक भरोसेमंद ट्यूशन है। मेरे दोनों बच्चे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं क्या करूँ? यह लोग कहकर तो 1 महीना ही जाते हैं, लेकिन लौट कर 6 महीने नहीं आते हैं। पिछली बार भी यह 1 महीने की कहकर गए थे, तो 4 महीने के बाद लौट कर आए थे। चलो उस समय तो जैसे तैसे मैनेज कर लिया। इस बार तो बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है, कैसे मैनेज करूँगी समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसी फैमिली हो जिसे इस जॉब की ज़रूरत हो और आप उनको बहुत अच्छे से जानती हो, तो क्या आप तैयार हो जाओगी? और वह बहुत ही विश्वास पात्र भी है। अरे रेशम, तुम किसको जानती हो जो विश्वास पात्र है और मेरा यह काम कर सकते हैं? भाभी, है कोई मेरी नज़र में? आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, उसके बाद आप मेरे घर में आकर मिले। हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूं। थैंक यू रेशम, मैं जानती हूँ तुम मेरी समस्या का हल कर सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरी समस्या को हल कर देती हो। मैं आधे घंटे बाद तुम्हें मिलती हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं, उनसे मिल कर आती हूँ, कहकर भाभी अपने घर चली गई। मैं उल्टे कदमों से घर वापस आई और मम्मी पापा से पूछा, अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम मिले जिससे आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, तो आप लोग वह काम करेंगे? मम्मी ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पापा, 2 बच्चों को पढ़ाने का काम है, आप कर सकते हैं। आखिर इतनी जल्दी तुझे काम कहाँ से मिल गया? पापा ने मुझसे पूछा। और कौन है जो इतने सारे पैसे देगा? प्रिया भाभी की केयर टेकर और ट्यूशन दोनों ने अचानक जॉब छोड़ दिया है, तो आप लोग उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप बच्चों को घर पर भी पढ़ा सकते हैं और उनके घर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। इस काम के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए प्रिया भाभी 20,000 रुपये तक देने के लिए तैयार है। इसमें आप लोगों का घर आराम से चल सकता है और फिर आपकी पेंशन भी तो है। पवन तो अपना खर्च देख ही रहा है, बताइए क्या कहते हैं? माँ ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा? ज़्यादा खास नहीं, बच्चों को बस से घर लाना और काम वाली को काम करते हुए देखना है। वैसे तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक केयर टेकर की उन्हें ज़रूरत है, जिसके अंडर में उनके घर और बच्चों की देखभाल सही से हो सके। मम्मी पापा दोनों तैयार हो गए। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि प्रिया भाभी घर के अंदर आते हुए बोली,
रेशम, मेरी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकला? मुझे जल्दी से बता दो। मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अटेंड करनी है। मैंने कहा, भाभी 1 मिनट बैठो और मेरी बात सुनो। अगर केयर टेकर के रूप में मम्मी आपकी मदद करे तो? कैसी बात कर रही हो चाची जी? मेरे घर में कैसे काम कर सकती हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है भाभी? नहीं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाची जी मेरे बच्चों को देखभाल करेंगी तो उनसे अच्छे संस्कार ही आएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्यूशन टीचर? पापा आपके बच्चों को अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ा देंगे। अरे वाह, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चाचा जी रिटायर प्रोफेसर हैं। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आप चाचा जी मेरे बच्चों को कब से पढ़ाना चालू करेंगे? पापा ने कहा, आज से। प्रिया भाभी ने मम्मी को घर की चाबी देते हुए कहा, चाची जी आपसे मेरा घर आपके अंडर में रहेगा। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो पवन भी आपकी मदद कर सकता है। प्रिया भाभी ने घर की चाबी मम्मी की तरफ बढ़ा दी और कहा, वैसे तो घर में हर काम के लिए मेड है, खाना बनाने के लिए भी मेड लगी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपने सुपरविज़न में उसे खाना बनवाइए। इससे हमें भी स्वादिष्ट खाना मिल सकेगा। वह तो कुछ भी बनाकर चली जाती है, लेकिन आपके सुपरविज़न में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रिया भाभी ने कहा, आज से आप लोग हमारे यहाँ ही नाश्ता और खाना खाएंगे। बच्चों को अच्छा लगेगा और मुझे भी। कहकर प्रिया भाभी उठ खड़ी हुई। अचानक उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से 100 की 3 गड्डी निकाली और मम्मी के हाथ में रख दी। चाची जी, आपके रहने से मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी। जब भी मैं ऑफिस से लेट हो जाती हूँ तो मुझे बच्चों की बहुत चिंता रहती थी, लेकिन अब अगर मेरी ऑफिस में लेट नाइट मीटिंग भी रहेगी तो मुझे आपके रहने से कोई चिंता नहीं रहेगी। चाची जी आप प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं यह कहना चाहती हूँ आपके रहने से मेरे बच्चों को एक अच्छा माहौल तो मिलेगा ही, साथ ही स्वस्थ खाना भी मिलेगा। मेड के खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। आप अपने अंडर में जब उसे खाना बनाएंगे तो खाना अच्छा ही बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप संकोच मत करिए। चाची जी, या तो मैं आपके घर खर्च के लिए दे रही हूँ, अब आप लोगों का खाना मेरे घर में ही रहेगा। निसंकोच आप घर जाइए, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 30,000 रख दिए और बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रेशम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह बाहर निकल गई। उनके जाते ही मम्मी को गले से लगाया और कहा, आप कहाँ परेशान हो रही थी? अब घर बैठे ही आपको आपके मुताबिक काम मिल गया और इस काम को करने में आपको किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं होना चाहिए। चिंटू की भी तो आप देखभाल कर ही रहे थे, तो 2 बच्चे की और सही। माँ की आंखों में आंसू आ गए। रूढ़ी आवाज़ में कहा, आज तक मैंने जिन लोगों के लिए जितना किया, उन लोगों ने कभी 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा, और जिन लोगों ने सिर्फ प्यार से ही बात की, वह मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। माँ, भगवान सब देखता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब भगवान इतना देर कर रहा है तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। बस थोड़े वक्त की बात है, फिर तो पवन की भी नौकरी लग जाएगी। पापा ने कहा, हाँ दीदी, तुम देखना, मेरी नौकरी लगते ही मैं मम्मी पापा का यह काम छुड़वा दूंगा। ना बेटा, अब तो हम काम ज़रूर करेंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ 2-4 बच्चे और मिल जाए जिन्हें मैं घर में पढ़ा सकूँ। मैं अपने ज्ञान को जंग क्यों लगाऊँ? बहू के द्वारा जहर भरी बातें और कला से तो अच्छा है कुछ काम करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रेशम बेटा, तुमने आज हमें नई ज़िंदगी दे दी। कहकर पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया। यह हमारी ज़िंदगी की दूसरी पारी होगी जिसमें हम कमाएंगे और गर्व से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। अपने घर के बाहर निकली। छत पर भाई और भाभी लटके हुए हैं। मैं तेज़ आवाज़ में पवन से कहा, अरे पवन, जाओ पड़ोस वाली मिठाई की दुकान से ज़रा बढ़िया सा मिठाई तो ले आओ। हम भी तो आज
उसने घर से बाहर आते हुए पिताजी ने कहा। और पवन देखना, अगर हलवाई मिठाई, समोसे और कचौरी बना रहा है, आज हम लोग मिठाई और समोसे का पार्टी रेशम को देंगे। पिज़्ज़ा की ट्रीट बाकी रही। मैं मम्मी की ओर देखा, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है और मेरी आंखें नम हो रही है। उनके चेहरे पर जो रौनक है वह मुझे आज बरसों बाद दिखाई दी। पवन ने बाइक उठाई और मिठाई लाने चला गया। मैं तेज आवाज़ में माँ से कहा, तो सुनार की एक लोहार की होती है। मेरा इतना कहते ही मम्मी और पापा ज़ोर से हंस दिए। 1 महीने से मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में शहर से बाहर हूँ और काफ़ी बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मम्मी पापा से बीच में विस्तार से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आज फ्री हुई तो सोचा थोड़ा वॉक करते करते पापा से बात कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया, पापा का फ़ोन आ गया। हेलो बेटा रेशम, क्या कर रही हो? थोड़ी देर बात कर सकती हो? पापा, अपने बच्चों से बात करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम बिजी हो आजकल, वहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ पापा, आज मेरा काम जल्दी निपट गया, इसीलिए आज मैं वॉक करने आई। सोचा आपसे बात करूं, तब तक आपका फ़ोन आ गया। आप कैसे हैं? सब कुछ अच्छा है? हम लोग बहुत मज़े में हैं बेटा। तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ पापा, बताइए। बेटा, घर में और बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है पापा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको और माँ को इस उम्र में काम करने के लिए प्रेरित किया और कुछ इस तरह का काम बताया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह वक्त की मांग थी। अगर तुम रास्ता ना दिखाती तो शायद हम लोग पिंकी की गालियाँ ही सुनते रहते। जब से मुझे हार्ट अटैक आया, तब से मैंने यह सोच रखा कि अब मैं किसी लायक नहीं रह गया। घर में पड़े पुराने रद्दी सामान की तरह हो गया। लेकिन जब मैं प्रिया के बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास दोबारा से जागृत हो गया। तुम्हें पता है बेटा, आस पड़ोस वालों को क्या पता चला कि मैं प्रिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे जाकर पूछा, चाचा जी, हमारे बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपने हमें यह बात नहीं बताई? हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं और उन्हें टॉप करने की बात को याद रखे हैं। वहाँ काफ़ी बच्चे आने लगे। हमने घर के पीछे वाले कमरे में बच्चों को कोचिंग देना चालू कर दिया है। तुम्हारी माँ फ्री टाइम में हिंदी बच्चों को पढ़ाती है। पवन भी बहुत साथ दे रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने प्रिया को भी बोल दिया है, अब हम घर से ही सारा काम करेंगे। तुम्हारी माँ ने मोहल्ले की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर टिफ़िन बनाने का काम चालू कर दिया है। प्रिया के पूरे परिवार का लंच डिनर अब हमारे यहाँ से जाता है। इतना आत्मविश्वास मैं तुम्हारी माँ में कभी नहीं देखा जितना अब देख रहा हूँ। पता है बेटा, मुझे यह बताने में आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घर से 50 टिफ़िन जा रहे हैं। आस पड़ोस में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके माता पिता दोनों ही नौकरी पर जाते हैं, तो बड़े ही विश्वास से उनके बच्चे हमारे घर पर रह जाते हैं। एक तरह से तुम इसे डे केयर कह सकती हो। तुम्हारी माँ पर लोगों को बहुत विश्वास है। वैसे तुम्हारी माँ तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी तुम्हारी माँ सारा दिन घर के काम करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी रौनक नहीं आती थी। आज उनका चेहरा हीरे जैसा चमकता रहता है। बेटा, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी दूसरी पारी चालू करने के लिए। पापा की आवाज़ खुशी से खनक रही थी। बस बेटा, कभी कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे बड़े भाई की हालत देखकर दुखी हो जाती है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई का जीना हराम कर दिया है। अब ऑफिस से आती है, डे केयर में बच्चों को डाल दी है, कोई घर संभालने वाला है नहीं, तुम्हारे भाई पर ही चिल्लाती रहती है। पापा, आप उनकी चिंता मत करो। भैया अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने पहली बार जब भाभी ने आप पर चिल्लाया था, अगर उन्होंने भाभी को समझाया होता या फिर उन्हें डांटा होता,
तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। उनके सामने झुककर भैया ने उनकी बदतमीजियों का बढ़ावा दिया तो वह अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ठीक है पापा, मैं जल्दी आकर आपसे मिलती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पापा का फ़ोन रखते ही मैं आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को शुक्रिया करते हुए कहा, भगवान कभी भी किसी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। मेरे माता पिता की ज़िंदगी की यह दूसरी पारी बहुत ही अच्छी रही। आपको रेशम का फ़ैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।